नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स बुक यानी भूत प्रेत और आत्माओं से संबंधित कहानियाँ। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है राजेश की। राजेश एक 25 साल का नौजवान लड़का था जिसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हुए डीजल मैकेनिक का डिप्लोमा हासिल किया था। राजेश जब 15 साल का था तभी उसके पिता गुजर गए थे। पिता की मौत के बाद अब उसके परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई और वो तीनों ही थे। कहने के लिए शहर में उनके रिश्तेदार तो थे, लेकिन वो तो बस नाम के लिए ही बचे थे, जिनसे किसी भी मदद की उम्मीद नहीं थी। उसका भाई एक मेडिकल कंपनी में काम करता था। उनकी माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, फिर भी उनके भाई ने उसे पढ़ाया। राजेश को भी अपने घर की हालत पता थी, इसलिए उसने भी बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हुए अपना डिप्लोमा हासिल किया और अब उसकी एक वर्कशॉप में नौकरी लग गई, जिससे उनके हालात में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अब दोनों भाई मिलकर कमा रहे थे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आपकी शांत पानी की तरह बहने वाली जिंदगी उथल पुथल होकर रह जाती है। राजेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोरोना महामारी के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए, जिनकी चपेट से राजेश भी नहीं बच पाया और उसकी भी नौकरी चली गई। राजेश बेरोजगार हो गया। गनीमत थी कि उसके भाई की नौकरी अब तक सही सलामत थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। शाम का वक्त था। राजेश चाय की टपरी पर अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। राजेश कई महीने से बेरोजगार बैठा हुआ था, इसलिए उसने अपने दोस्त से कहीं पर काम दिलाने की रिक्वेस्ट करते हुए कहा, यार रवि, कई महीने से यूं ही खाली बैठा हूं, अगर तेरी नज़र में कोई अच्छी जॉब हो तो प्लीज बताना। उसके दोस्त ने कुछ सोचते हुए कहा, देख, मेरी नज़र में एक आदमी है जिसका ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग का बिजनेस है और उन्हें अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करता हूँ। राजेश के पास और कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि कोई दूसरी अच्छी नौकरी मिलने तक कुछ दिन ये काम कर लेते हैं, इसलिए उसने हाँ कर दी। राजेश अब टैक्सी चलाकर परिवार में अपना थोड़ा बहुत योगदान दे रहा था। उसके काम का कोई तय किया हुआ वक्त नहीं था। दिन हो या रात, ऑनलाइन बुकिंग आने पर उसे कभी भी तैयार रहना पड़ता था। इसी के चलते कभी कभार उसे शहर से भी बाहर जाना पड़ता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। कभी दिन जद्दोजहद में तो कभी रात काली हो जाती थी। ये नया काम उसे असुविधाजनक साबित हो रहा था, जिसकी वजह से उसके खाने पीने और सोने पर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन घर में पैसों की तंगी के चलते वो ये काम छोड़ भी नहीं सकता था। कोई दूसरा काम मिलने तक उसे यही काम जारी रखना पड़ा। एक्स्ट्रा पैसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग के अलावा वो कभी कभार अपनी मर्जी की सवारी भी बिठा लेता था। एक रात राजेश अपने किसी कस्टमर को उसके मंजिल तक छोड़कर वापस आ रहा था। तभी रास्ते के किनारे पर उसे कोई शख्स खड़ा हुआ दिखता है। वो आदमी राजेश की टैक्सी को हाथ दिखाकर टैक्सी रोकने की गुजारिश करता है। राजेश ने उसके पास जाकर अपनी टैक्सी रोकी और उसे ध्यान से देखा। उस आदमी ने ओवरकोट और सिर पर काली हैट पहनी हुई थी, जिसे देखकर राजेश को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी गर्मी में उसने ओवरकोट पहन रखा है। उस आदमी ने पूछा, विक्रोली चलोगे? विक्रोली उस जगह से काफी दूर था और दिन भर टैक्सी चलाने से राजेश काफी ज्यादा थक भी चुका था, इसलिए उसने मना कर दिया। वो आदमी जोर देते हुए कहता है, देखो, अगर तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 4 गुना ज्यादा किराया दूंगा। ये सुनने के बाद राजेश उस आदमी को मना नहीं कर पाया।
राजेश की आंखों में एक चमक आ गई और उसने उसे अपनी टैक्सी में बिठा लिया। करीब आधे पौने घंटे बाद राजेश ने उस आदमी को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। टैक्सी से उतरकर उस आदमी ने अपने वादे के मुताबिक राजेश को 4 गुना ज्यादा पैसे दिए, जिसे पाकर राजेश बड़ा ही खुश हुआ था। राजेश वहां से निकलता कि तभी उसे फोन की रिंग सुनाई देती है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ा हुआ एक मोबाइल बज रहा था। राजेश ने उस फोन को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे लगता है वो आदमी अपना मोबाइल भूल गया, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ऐसा कहकर राजेश तुरंत टैक्सी से नीचे उतरा और बाहर आकर उस आदमी को ढूंढने लगा, पर अब उसे वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश ने थोड़ा आगे जाकर भी देखा, लेकिन वो पूरा इलाका सुनसान था। राजेश हैरान होते हुए खुद से कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? उस आदमी को यहां से गए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और वो इतनी जल्दी पता नहीं कहां गायब हो गया। ये मोबाइल काफी महंगा लगता है, कम से कम 50,000 रुपए का तो होगा। इसे पुलिस स्टेशन में जमा कर देता हूं, फिर वो जाने और पुलिस। इतना बोलकर राजेश ने अपनी टैक्सी घुमाई और मोबाइल को जमा करने पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रात के 11 बज रहे थे। राजेश टैक्सी चलाते हुए सोच रहा था, आज फिर से रात काली हो गई। अब पुलिस स्टेशन जाने में और इस मोबाइल को वहां जमा कराने में नहीं भी तो कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही, और फिर वहां से घर पहुंचने में 1 घंटा। क्या मुसीबत है, तंग आ चुका हूं, काश जल्दी से कोई दूसरा काम मिल जाए। राजेश ये सब बोल ही रहा था कि तभी वो फोन फिर से बज उठा। राजेश ने सोचा कि यह शायद उसी आदमी का कॉल हो सकता है। शायद उसे पता चल गया होगा कि वो अपना मोबाइल मेरी टैक्सी में भूल गया है, इसलिए किसी दूसरे नंबर से फोन कर रहा होगा। ऐसा हुआ तो ठीक है, कम से कम पुलिस स्टेशन की माथापच्ची से तो बच जाऊंगा। ये सोचकर उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, सामने से एक आवाज आई। हेलो राजेश, कैसे हो? सामने वाले के मुंह से अपना नाम सुनकर राजेश चौंक गया। उसने कसकर ब्रेक दबाते हुए टैक्सी रोकी और हैरान होते हुए पूछा, जी आप कौन और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सामने से आवाज आई, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं और ये भी जानता हूं कि इस वक्त तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें इस फोन पर एक एड्रेस भेज रहा हूं। अगर ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो तो कल रात मुझे इसी पते पर आकर मिलना। गुड नाइट। हेलो, लेकिन आप है कौन? राजेश आगे कुछ पूछता, लेकिन इतनी देर में फोन कट हो गया। राजेश को ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन तभी उस मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। ये सब देख राजेश को हैरानी हो रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था। राजेश घर लौट आया। दिन भर राजेश यही सोचता रहा कि करे क्या, दिए गए पते पर जाकर देखे या नहीं। जैसा कि उस अनजान आदमी ने कहा था कि वो उसकी ढेर सारे पैसे कमाने में मदद कर सकता है, लेकिन वो भला उसकी मदद क्यों करना चाहेगा और इसमें उसका आदमी का क्या फायदा होगा? ऐसे ना जाने कितने ही सवाल उसके मन में उठ रहे थे। इन सब सवालों के जवाब तो वहां जाकर ही मिल सकते थे, इसलिए राजेश ने तय किया कि वो उस दिए हुए पते पर जाकर जरूर देखेगा। अगर सब सही लगा तो ठीक है, नहीं तो उसका मोबाइल उसे वापस करके तुरंत वहां से चला जाएगा। दिन ढल गया और रात हो गई और राजेश दिए हुए उस पते पर पहुंच गया। राजेश बंगले के बाहर खड़ा था। काफी बड़ा और शानदार बंगला था वो। बंगले के बाहर कई महंगी गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। राजेश बंगले के गेट के पास पहुंचा। सिक्योरिटी ने उसे बिना किसी पूछताछ के अंदर जाने दिया, जैसे उन्हें पहले से उसके आने की खबर हो। राजेश बंगले के अंदर चला आया।
काफी भव्य और आलीशान इंटीरियर था उस बंगले का। अंदर कई लोग थे, पार्टी वाला माहौल था। उस पार्टी में शहर के बड़े बिजनेसमैन, राजनैतिक, सामाजिक, साहित्य और कला क्षेत्र की कई बड़ी और नामचीन हस्तियां शामिल थी, जिनमें से अधिकांश लोगों को राजेश पहचानता था। उन तमाम लोगों को यहां देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी उसके पास एक आदमी आया जिसने महंगा 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसने राजेश को शराब ऑफर करते हुए कहा, क्या हुआ? इन सब लोगों को यहां देखकर हैरानी हो रही है। ये सब हमारे क्लब के मेंबर्स हैं। राजेश शराब का गिलास लेने से इनकार करते हुए कहता है, जी मैं शराब नहीं पीता। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप मुझे कैसे जानते हैं? और आपने कहा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के जमाने में किसी की इंफॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। जरूरतमंदों को हम ढूंढ ही लेते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर? राजेश ने पूछा। उस आदमी ने बताना शुरू किया, तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा। इस गेम में तुम्हें कुछ टास्क यानी चुनौतियां दी जाएंगी। हर टास्क के पूरे होने पर तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए जाएंगे। एक टास्क पूरा करने के बाद तुम्हें दूसरा टास्क दिया जाएगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे चुनौतियां और भी मुश्किल होती जाएंगी। इस खेल के बस 2 ही नियम हैं। पहला, तुम्हें दिया गया टास्क तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा, और दूसरा, बिना टास्क पूरा किए तुम खेल को बीच में छोड़ नहीं सकते। तो बोलो, मंजूर है? उस आदमी की बातें सुनकर राजेश सोच में पड़ गया। वो हिचकिचाते हुए पूछता है, किस तरह की चुनौतियां होंगी इस खेल में? उस आदमी ने समझाया, किसी भी तरह की हो सकती हैं। बोलो, क्या तुम तैयार हो बेशुमार दौलत कमाने के लिए, या फिर गरीब की तरह जीना चाहते हो? राजेश कुछ देर तक खामोश रहा। वो सोच रहा था और थोड़ी देर बाद उसने कोई फैसला करते हुए कहा, मैं तैयार हूं। मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं। वो आदमी हंसते हुए कहता है, गुड। अब जब तुम तैयार हो तो हमारा ये सौदा तय रहा। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम्हारा पहला टास्क तुम्हें जल्द ही मिलेगा। और हाँ, उस मोबाइल को अपने पास ही रखो। तुम्हें क्या करना है उसकी सारी जानकारी तुम्हें इसी मोबाइल पर दी जाएगी। उस रहस्यमय आदमी ने राजेश को सारी जानकारी दी। राजेश वहां से निकल गया। रात को सोते वक्त वो यही सोच रहा था कि उसे कौन सा टास्क दिया जाएगा, और कहीं उस आदमी की बात मानकर उसने कोई गलती तो नहीं की। लेकिन सोचने समझने का वक्त अब गया। जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह उसे फोन आया। हेलो राजेश, तुम्हारा पहला टास्क, तुम्हारी टैक्सी की पिछली सीट पर एक पार्सल रखा है। अगले 1 घंटे के अंदर तुम्हें उसे दिए हुए पते पर सही सलामत पहुंचाना है। और एक जरूरी बात, उस पार्सल को गलती से भी खोलकर मत देखना। इतना कहते ही फोन कट हो गया। राजेश ने घर से बाहर निकलकर तुरंत ही टैक्सी का दरवाजा खोलकर देखा तो पिछली सीट पर एक बड़ा सा पार्सल रखा हुआ था, जिसे देखकर राजेश चौंक गया। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या किसी ने उसकी टैक्सी के पास उन्होंने किसी को आते देखा है, लेकिन सबका जवाब ना ही था। राजेश हैरान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी बिना किसी की नजर में आए बंद टैक्सी में कोई कैसे पार्सल रख सकता है। लेकिन उसके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। उसे जल्द से जल्द वो पार्सल दिए गए पते पर डिलीवर करना था, और जिस जगह वो पार्सल डिलीवर करना था वो जगह वहां से काफी दूर थी। राजेश तुरंत टैक्सी में बैठा और उस जगह की तरफ रवाना हो गया। राजेश तेजी से टैक्सी भगा रहा था। तो सुबह का वक्त था तो ट्रैफिक भी कम था। थोड़ी देर बाद राजेश उस पते पर पहुंच तो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो पार्सल किसे देना है। वहां पर कई लोग मौजूद थे।
तभी उसकी टैक्सी से कुछ दूरी पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें बैठे शख्स ने गाड़ी की हेडलाइट जलाते बुझाते हुए उसे इशारा किया। राजेश समझ गया कि इसी आदमी को पार्सल देना है। राजेश ने भी अपनी टैक्सी की हेडलाइट वैसे ही इशारा किया। वैसे ही गाड़ी से एक आदमी नीचे उतरा, जिसे देखकर राजेश भी अपनी टैक्सी से उतरा और उसके पास जाकर उसे वो पार्सल सौंप दिया। पार्सल लेकर वो आदमी बिना कोई बात किए चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इस तरफ राजेश भी अपनी टैक्सी में आकर बैठा। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उसके अकाउंट में 50,000 रुपये जमा हो गए हैं। ये देखकर राजेश का चेहरा खिल उठा। सिर्फ एक पार्सल पहुंचाने के 50,000 मिलने से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपने अगले टास्क का बेसब्री से इंतजार करने लगा। राजेश काफी खुश था और उस दिन वो घर में अपनी माँ और भाई के लिए नए कपड़े खरीद कर लाया। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो राजेश ने झूठी कहानी बनाते हुए कहा कि किसी पैसेंजर ने उसे अच्छी खासी टिप दी। उन्हीं पैसों से उसने अपने माँ के लिए नई साड़ी और भाई के लिए नए कपड़े खरीदे। उसके भाई को यह बात थोड़ी अजीब तो लग रही थी, लेकिन माँ के चेहरे की खुशी देखकर उसने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। 2 दिन बीत गए। ज्यादा पैसे कमाने के लिए राजेश अपने अगले टास्क का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे फोन आया। राजेश ने बिना वक्त गंवाए तुरंत ही फोन उठाया। सामने से आवाज आई, हेलो राजेश, तुम्हारा दूसरा टास्क ये है कि अब से ठीक 20 मिनट बाद तुम्हें सी लिंक पर एक गाड़ी काले रंग की खड़ी मिलेगी। उस गाड़ी में एक सिल्वर कलर का ब्रीफ केस रखा होगा। तुम्हें उसे चुराना है और आगे क्या करना है वो तुम्हें बाद में बताया जाएगा। इतना कहकर फोन कट हो गया। चोरी करनी है। ये बात सुनकर उसे पसीना आने लगा। क्योंकि राजेश एक सीधा साधा लड़का था तो उसका मन इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ये टास्क पूरा करना था क्योंकि सौदे के मुताबिक वो मना नहीं कर सकता था। राजेश 20 मिनट के अंदर सीलिंग पर पहुंच गया। सामने काले रंग की एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। राजेश टैक्सी से नीचे उतरा और धीरे धीरे अपने कदम उस गाड़ी की तरफ बढ़ाने लगा। वो गाड़ी के पास पहुंचा। उसने गाड़ी को खोलना चाहा, लेकिन गाड़ी लॉक थी। उसे जल्द से जल्द वो ब्रीफ केस चुरा कर वहां से भागना था। वक्त निकला जा रहा था। उसने इधर उधर देखा और अपने हाथ में रुमाल लपेटा और जोर से उस गाड़ी के शीशे पर मुक्का मारते हुए उसे तोड़ दिया। जैसे ही शीशा टूटा वैसे ही गाड़ी का एंटी थेफ्ट अलार्म बजने लगा, जिसकी आवाज हर तरफ गूंजने लगी। तेज आवाज से राजेश सकपका गया। लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो रहा था, जिस वजह से उस गाड़ी का मालिक भी वहां पहुंच सकता था। तभी राजेश पर किसी ने गोली चलाई, जो उसके कान से कुछ इंच नजदीक से होकर गुजरती है। राजेश वहां से भाग जाना चाहता था। वो वहां से भागने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि वो टास्क को बीच में नहीं छोड़ सकता। जिस काम के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली, उसे वो काम हर हाल में पूरा करना था। अब परिस्थिति ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। राजेश ने जल्दी से अपना हाथ गाड़ी के अंदर डाला और ब्रीफ केस उठाकर भागने लगा। राजेश भागकर अपनी टैक्सी में जा बैठा और हड़बड़ी में टैक्सी चालू करने लगा। तभी फिर से एक गोली चली। इस बार वो गोली उसकी टैक्सी का विंडशील्ड तोड़ते हुए बाजू की सीट पर जा लगी। राजेश तेजी से अपनी टैक्सी रिवर्स करते हुए वहां से भाग निकला। राजेश तेजी से टैक्सी भगा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर राजेश ने राहत की सांस ली। राजेश डरा हुआ था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे ये पता नहीं था कि इस टास्क में जान का भी जोखिम है। राजेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख दी और उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। राजेश हैरान था कि अचानक ये आदमी उसकी टैक्सी में कहां से आ गया। राजेश ने टैक्सी रोकी
उस आदमी ने टैक्सी से नीचे उतरकर राजेश पर गन पॉइंट करते हुए उस ब्रीफ केस की मांग की। राजेश ने तुरंत ही उसे वो ब्रीफ केस सौंप दिया। ब्रीफ केस मिलते ही वो आदमी वहां से चला गया और राजेश उसे देखता ही रह गया। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा हो गए हैं। लेकिन इस बात की राजेश को जरा भी खुशी नहीं थी, बल्कि आज उसकी जान जाते जाते बची, इस बात की वो खैर मना रहा था। उसने सोच ही लिया कि चाहे जो हो, अब वो कोई टास्क नहीं करेगा। राजेश देर रात घर पहुंचा। ब्रिज पर हुई वारदात से राजेश डरा हुआ था। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। राजेश घर तो लौट आया, लेकिन ब्रिज पर हुई उस वारदात की यादें अभी भी उसके जहर में घूम रही थीं। राजेश बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर देर रात न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह हो गई, लेकिन कल रात हुई वारदात की यादें उसके जहर में अभी भी घूम रही थीं। तभी उसकी मां ने उसे नाश्ता करने के लिए आवाज लगाई, लेकिन राजेश अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी राजेश की मां उसके पास आकर उसे हिलाते हुए कहती है, कहाँ ध्यान है तेरा? मैं कब से तुझे बुला रही हूं। राजेश अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, हाँ कहीं नहीं, वो बस कुछ सोच रहा था। तुमने कुछ कहा क्या? माँ कहती है, मैंने कहा नाश्ता तैयार है, जल्दी से तैयार होकर नाश्ता कर ले। राजेश तैयार होकर टैक्सी लेकर निकल पड़ा। दिन भर राजेश खोया खोया सा था। रात को जब वो घर लौट रहा था, तभी उसे फोन आया। फोन उसी आदमी का था। राजेश उसे बताना चाहता था कि वो अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें जान का जोखिम हो। राजेश ने फोन उठाया। हेलो, सामने से आवाज आई। हेलो राजेश, कैसे हो? अगली चुनौती का वक्त हो गया है। वो आदमी उससे कुछ कहता, तभी उसे बीच में टोकते हुए राजेश कहता है, देखिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें जान का खतरा हो। कल रात टास्क पूरा करते करते मेरी जान जाते बची। सामने से एकदम शांत सुर में आवाज आई, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, और मैंने पहले ही कहा था कि जैसे तुम एक चुनौती पार करोगे, अगली चुनौती पहले वाली से और ज्यादा मुश्किल होगी। और ये अगला टास्क भी कुछ ऐसा ही है। राजेश ने मना करते हुए कहा, अब मैं कोई टास्क नहीं करूंगा। फोन पर उस आदमी ने शांति से कहा, सौदा किया है तो पूरा करना ही पड़ेगा। तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में एक लाश रखी हुई है जिसे तुम्हें ठिकाने लगाना है। यही तुम्हारा अगला टास्क है। ऑल द बेस्ट राजेश। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। राजेश ने तुरंत टैक्सी से उतरकर गाड़ी की डिक्की को खोल कर देखा और सामने रखी लाश को देखकर वो चौंक गया। डर के मारे उसके पसीने छूट गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बगैर उसकी जानकारी के किसने और कैसे डिग्गी खोलकर लाश को अंदर रख दिया। राजेश फंस चुका था। अब उसे उस लाश को कैसे भी करके ठिकाने लगाना था, नहीं तो वो फंस सकता था। राजेश ने टैक्सी चालू की और निकल पड़ा। क्या करे, इस लाश को कैसे और कहाँ ठिकाने लगाए, वो इसी उलझन में था। ये सोचते हुए राजेश शहर से बाहर की तरफ चला गया। शहर से बाहर किसी सुनसान जगह पर इस लाश को गाड़ दूंगा, ऐसा उसने तय किया। राजेश अब शहर की सीमा से काफी दूर निकल आया था। रात काफी हो चुकी थी और शहर के बाहर का रास्ता भी काफी सुनसान था। राजेश ने रास्ते के एक तरफ अपनी गाड़ी रोकी और आसपास देखकर हालात का जायजा लिया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है, तब उसने डिग्गी खोलकर उसमें से लाश बाहर निकाली। अब सवाल यह था कि उस लाश को कहाँ दफन किया जाए और उसे दफन करने के लिए गड्ढा कैसे खोदें। लेकिन इसका जवाब भी उसे जल्दी मिला। डिक्की में कुदाल और फावड़ा रखा हुआ था, जो लाश की वजह से उसे दिख नहीं रहा था।
उसने उन औजारों को उठाया और गड्ढा खोदने के लिए जगह देखने लगा। सामने जंगल था। राजेश आगे बढ़ते हुए सही जगह की तलाश कर रहा था। कुछ दूर जाकर उसे वो जगह मिल गई और उसने वहां पर खोदना शुरू किया। जमीन खोदकर उसने पर्याप्त गड्ढा बना लिया था। अब बस उसको लाश वहां गाड़ने की देर थी। राजेश लाश को जैसे तैसे उठाकर उस गड्ढे में तक ले गया। लाश को अपने हाथों में पकड़कर ले जाते हुए उसके हाथ पैर डर के मारे थर थर कांप रहे थे, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रहा था। फिर उसने उस लाश को उस गड्ढे में दफना दिया। बाद में उस पर मिट्टी डालकर अच्छे से दबा दिया। इस मेहनत भरे काम से राजेश थक गया था। डर, चिंता और थकान से चूर राजेश पसीने से भीग चुका था। वो मुख्य रास्ते पर आया और उन औजारों को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखते हुए उसे बंद कर दिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? गाड़ी वाड़ी बंद हो गई है क्या? सामने उस आदमी को देखकर उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई। राजेश ने सोचा कि अब इसे क्या बताए। तब उसने जल्दी से कोई बहाना सोचते हुए लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, क्या? कुछ नहीं, वो बस हल्का होने के लिए चला गया था। वो आदमी उसे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके जवाब से संतुष्ट ना हो। राजेश बिना कुछ कहे तुरंत टैक्सी में जाकर बैठ गया और झट से वहां से निकल लिया। उसने अपने गाड़ी की साइड मिरर से उस आदमी को देखा तो वो आदमी वही खड़ा था। राजेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने मन में सोचा, कहीं उस आदमी को मुझ पर शक तो नहीं हुआ? कहाँ फंस गया मैं? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। भले ही कम पैसे मिल रहे थे, पर शांति थी। कम से कम चैन की नींद तो आ रही थी। लेकिन जब से वो सौदा किया है, नींद और चैन लुट गया है। हर वक्त एक डर लगा रहता है। ये सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल है। इसे समंदर में फेंक दूंगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। राजेश ने ठान लिया और फिर उसने वो मोबाइल समंदर में फेंक दिया। घर आकर राजेश सोने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे अभी भी उसे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात वो करवटें बदलता रहा। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 9 बज रहे थे। राजेश इतनी देर तक कभी नहीं सोता था, इसलिए उसकी मां ने उसे उठाया और वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। राजेश जमवाई लेते हुए उठा। उसकी आंखों में अभी तक नींद समाई हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी नींद गायब हो गई। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके बिस्तर के पास रखे हुए टेबल पर वही मोबाइल रखा हुआ था जो कल रात उसने समंदर में फेंक दिया था। एक पल के लिए वो जम सा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब कल रात उसने उस मोबाइल को समुद्र में फेंक दिया था तो ये मोबाइल वापस कैसे आ गया। तभी वो मोबाइल बज उठा, लेकिन राजेश ने फोन कट कर दिया और उसे घर में पड़े एक बक्से में छुपाकर वहां से चला गया। राजेश जब अपने काम पर जाने के लिए टैक्सी में बैठा, तब सीट पर उस मोबाइल को देख उसे बड़ा धक्का लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मोबाइल यहाँ कैसे पहुंचा। राजेश कुछ समझ पाता कि तभी वो मोबाइल बजने लगा। वो इस दुविधा में था कि फोन उठाए या नहीं। अगर फोन रिसीव कर लिया तो फिर से कोई मुश्किल टास्क करना पड़ेगा जिसमें वो फंसता चला जाएगा, और ये उसे मंजूर नहीं था। इसलिए उसने उस मोबाइल को ही गाड़ी के बाहर फेंक दिया। दिन बीत गया और अब रात हो रही थी। राजेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे फोन की रिंग सुनाई देती है। राजेश ने देखा कि रात के 2 बज रहे हैं और इतनी रात उसे कौन फोन कर रहा होगा। ये देखने के लिए जैसे ही वो उठा, वैसे सामने देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने वही मोबाइल बज रहा था जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहता था। राजेश अब पूरी तरह से डर गया था
और बौखलाहट में उसने उस मोबाइल को तोड़कर घर के बाहर फेंक दिया। राजेश को लगा कि मोबाइल तोड़ने से अब उसे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर होने वाली थी। राजेश जब सो रहा था तब उसे अपने चेहरे पर पानी की बौछार महसूस हो रही थी, जिससे उसकी आंख खुल गई। राजेश ने अपने आसपास देखा और एकदम भौचक्का रह गया। उसने अपने आप को किसी सुनसान जगह पर पाया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसने अपने आप को किसी सड़क के किनारे पाया। राजेश के मन में कई सवाल कौंध रहे थे कि जब वो अपने घर में सो रहा था तो यहाँ कैसे पहुंचा, कौन उसे यहाँ लेकर आया, और उसे इस बात का पता तक नहीं चला। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वो तंग रह गया। उसे मोबाइल की रिंग सुनाई दी जो पास ही कहीं से आ रही थी। उसने आवाज की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। राजेश ने देखा कि झाड़ियों में पड़ा हुआ एक मोबाइल बज रहा है। उसने उस मोबाइल को उठाया और उसे देखकर राजेश को एक बड़ा झटका लगा। वो वही मोबाइल था जिसे उसने तोड़ दिया था। मोबाइल काफी डैमेज हो चुका था और टूटा होने के बावजूद भी बज रहा था। ये देखकर वो समझ गया कि उसने जिस आदमी से सौदा किया है वो कोई आम आदमी नहीं। राजेश ने फोन रिसीव किया और अचानक उसके आसपास का माहौल बदल गया। उसने अपने आप को एक कमरे में पाया। कमरे में हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। उसके अलावा उस कमरे में एक और आदमी था जिसे कुर्सी से बांध कर रखा हुआ था। राजेश कुछ समझ पाता तभी दरवाजा खोलकर एक दूसरा आदमी अंदर आया। राजेश ने ध्यान से देखा तो वो वही आदमी था जिससे उसने सौदा किया था। राजेश डरते हुए पूछता है, तुम कोई आम आदमी नहीं हो सकते, कौन हो तुम? वो आदमी राजेश की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सही कहा तुमने, मैं कोई आम आदमी नहीं। तुम मेरी असलियत से वाकिफ नहीं। अगर होते तो इस तरह मुझे नजरअंदाज करने की गुस्ताखी ना करते। तुम्हें याद है कि हमारे बीच एक सौदा हुआ था जिसमें तुम्हें कुछ टास्क पूरे करने थे। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि आज मैं तुम्हें एक आखिरी टास्क दे रहा हूं। इस आखिरी टास्क के बाद तुम आजाद हो जाओगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे भी होंगे। राजेश कुछ सोचते हुए कहता है, कौन सा टास्क? वो आदमी उस कुर्सी से बंधे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें इस आदमी की जान लेनी होगी। ये सुनते ही राजेश पूरी तरह से कांप गया। उसने डरते हुए कहा, क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं किसी की जान नहीं ले सकता। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, चुनौती तो तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेगी। यही नियम है, मारो या मर जाओ। अगर तुम इसकी जान नहीं लोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। राजेश डर गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब प्लीज मुझे मत मारो, मैं जीना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? उन्हें बड़ा दुख होगा, वो मेरे बगैर नहीं जी पाएंगे। वो रहस्यमय आदमी फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, इस दुख और तकलीफ भरी जिंदगी में रखा ही क्या है? मौत तो यूं ही बदनाम है, तकलीफ तो जिंदगी देती है। तो बोलो, तुम इसे मारोगे या मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊं? राजेश अब बुरी तरह से फंस चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वो उस आदमी की बात मानकर किसी निर्दोष की जान लेता है तो जिंदगी भर उसे इस बात का पछतावा रहेगा। उसका मन उसे कचोटता रहेगा। राजेश ने सामने टेबल पर पड़ी हुई बंदूक उठाई और उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, इस निर्दोष आदमी को मारकर मुझे आज़ादी और ढेर सारे पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मन की शांति सबसे बढ़कर है। इस अपराध भावना में मैं नहीं जी सकता कि मैंने किसी की जान ली है। इसलिए अब मैं वो करने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से सही है। इतना बोलकर उसने वो बंदूक अपनी कनपट्टी पर रखी और उसका ट्रिगर दबा दिया। एक तेज दर्द उठा, खून पानी की तरह बहने लगा। राजेश नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
राजेश ने अपना दम तोड़ दिया। अब विकरौली चलोगे? अरे भाई विकरौली चलोगे? राजेश होश में आया। उसने देखा कि वो टैक्सी में बैठा हुआ है। राजेश पूछता है, जी क्या कहा आपने? उस आदमी ने कहा, अरे कहाँ खोए हुए हो भाई? मैंने कहा विकरौली चलोगे। राजेश ने उस आदमी को गौर से देखा। उस आदमी ने ओवरकोट और हट पहनी हुई थी और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने पिछले 3-4 दिनों की झलकियां तेजी से गुजर गईं। क्या हुआ भाई, विकरौली चलोगे या नहीं? राजेश ने तुरंत मना कर दिया। उस आदमी ने कहा, देखो अगर तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 4 गुना ज्यादा किराया दूंगा। राजेश ने उसे पहचान लिया और फिर से उसे मना करते हुए वहां से निकल लिया। उसने अपनी गाड़ी की साइड मिरर में देखा तो वो आदमी अचानक वहां से उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। राजेश ने टैक्सी रोकी और तुरंत नीचे उतर कर देखा। राजेश सोच में पड़ गया, ये सब क्या था जिसका मैंने अनुभव किया? सच, वहम, कल्पना, सपना या फिर कोई पूर्वाभास? वक्त थम गया था या फिर मैं समय में आगे चला गया था? और वो आदमी कौन था, इंसान या फिर शैतान? सब कुछ कल्पना से परे था। एक अजीब से समय के चक्र से राजेश बाहर निकल आया। फिर टैक्सी में बैठकर उसने अपने घर की राह पकड़ ली। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।